पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की इस ताजा कड़ी में। मैं हूं विभा उपाध्याय। रोज अन्नदाता कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। परवल की फसल में सस्य कार्य। सूकरों के आहार प्रबंधन पर प्रकाश। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने परवल की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस फसल से अधिक उपज मिले, इसके लिए इस समय कौन कौन से प्रबंधनों को करना होगा, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। परवल की खेती करने वाले किसानों ने परवल की रोपाई सितंबर-अक्टूबर माह में की होगी। उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्था लिए खेतों में होगी। इससे अधिक पैदावार मिले उस हेतु निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन तथा फसल सुरक्षा जैसे समसामयिक प्रबंधनों को सही तरीके से सही समय पर अमल में लाना होगा। अन्यथा यदि इन कार्यों में लापरवाही करेंगे तो परवल की उपज में भारी कमी आ जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, परवल फसल में समसामयिक प्रबंधनों को कब व कैसे अपनाना है, इसकी जानकारी के लिए हमने संपर्क किया राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेशनाथ सिंह से। लाभदायी खेती है, देखभाल अति आवश्यक है। पहले तो खेत जो लाइन में लगाए हुए हैं उन दो पंक्तियों के बीच में निकौनी करके और मिट्टी को हल्की कर दें ताकि उनकी जड़ें अच्छी तरह से फैलें मिट्टी के अंदर, और जितनी जड़ें फैलेंगी उतनी मिट्टी से पोषक तत्व को लेकर के फिर पौधे की बढ़वार करेंगी। तो इसके लिए वो खरपतवार का निकौनी करें, खुरपी से, हैंड हो से, जैसे भी हो, मिट्टी को भुरभुरा बना दें और साथ में जैविक खाद या अगर जैविक खाद उनके पास जैसे वर्मी कंपोस्ट हुआ, गोबर की खाद हुई सड़ी हुई, इन चीज़ों को उसमें अगर चाहें, अगर नमी इसमें है, पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी है, तो उसमें थोड़ा सा DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें कि फॉस्फेट जड़ की वृद्धि के लिए और पौधों को मजबूत करने के लिए जरूरी होता है, और कुछ नाइट्रोजन भी रहता है जो कि पौधों को बढ़वार करने के लिए जरूरी होता है, इसकी मात्रा भी उसमें मिला दें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इसके साथ खल्ली, सड़ी हुई खल्ली सड़ा करके और उससे मिला दें जमीन में, तो इससे भी नीम की खली देने से कीड़े मकोड़े जो जमीन में रहते हैं वे हमारे पौधों को आक्रांत नहीं करते हैं। नीम की खली दें, अंडे की खली दें, या सरसों राई की भी खली को सड़ा करके दे सकते हैं, उसमें जैविक खाद में मिला करके, या ऐसे भी उपयोग कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का उपयोग करके मिट्टी को भुरभुरा कर दें, अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें जड़ों के आसपास, ताकि मिट्टी हल्की हो जाए। इसके बाद अभी चूंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में पत्तियों पर कुछ बीमारियां या ठंड के चलते भी पत्तियों में सिकुड़न होती है, धब्बे बन जाते हैं, या उसमें जैसे आलू में पाला का आप शिकायत करते हैं, उस तरह का भी परवल में पाला पड़ता है।
लेकिन इस पाला का मुख्य कारण जो फफूंद है उसके चलते पत्तियों पर के हरित भाग नष्ट हो जाते हैं, काले काले धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बे पत्तियों पर मुख्यतः उनकी मार्जिन, उनके किनारों पर से प्रारंभ हो करके जो पेटियोल है जहां से पत्ती निकलती है डंठल से वहां तक आक्रांत करते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं और इस तरह से हरित भाग नष्ट हो जाता है, जिससे पौधे पर्याप्त तत्व नहीं पा पाते हैं, तो फलियां हमारी छोटी हो जाती हैं या कम बनती हैं या फूल फलियां बनने के पहले ही झड़ जाते हैं। तो इसलिए अगर इस तरह के कुछ धब्बे दिखाई पड़े तो उनका रोकथाम करना अति आवश्यक है और इसके लिए हम सलाह देंगे अपने किसान बंधुओं को कि अगर पत्तियों पर काले काले धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, किनारे से पत्तियां सूखती हुई नजर आ रही हैं, तो इसके लिए आप डाइथेन M45 और बेविस्टीन कुछ सिस्टेमिक दवा है, नियंत्रण हो जाएगा। या हल्के हल्के दाग जो डंठल पर बन जाते हैं और डंठल सड़ने लगते हैं उनका भी नियंत्रण हो जाएगा। इस तरह से दोनों दवाइयां मिला करके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ग्रुप की दवा या मैंकोजेब दवा और इनके साथ बेविस्टीन नामक दवा जो कार्बेंडाजिम के नाम से भी जानी जाती है, इनका मिला करके मिश्रण बना करके आप उपयोग करें। तो आप कैसे मिश्रण बनाएंगे? 2 ग्राम दवा मैंकोजेब की ले लें और आधी ग्राम दवा बेविस्टीन की लें, कार्बेंडाजिम की। दोनों को 1 लीटर पानी में घोल करके आप अपने पौधों पर इस तरह से छिड़काव करें, झरने से छिड़काव करें ताकि लत्तियों पर, पत्तियों पर अच्छी तरह से दवा का फैलाव हो जाए और कुछ दवा जो आसपास में मिट्टी है उस पर भी गिर करके जड़ों तक पहुंच जाए, ताकि मिट्टी से भी जो उत्पन्न होने वाली हैं बीमारियां, जो फफूंद मिट्टी जनित हैं, लोग करके उसको पौधे को हानि पहुंचाएंगी, उनका भी नियंत्रण हो सके। आपकी फसल अच्छी होगी, अच्छे फल आएंगे उसमें और आपकी आमदनी बढ़ेगी। ये मेरा सुझाव है। सूकर पालन व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने के लिए आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आहार सस्ता एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो तो व्यवसाय में आने वाली लागत कम होगी और आपका मुनाफा बढ़ेगा। आइए इस कड़ी में जान लेते हैं कि सूकर आहार प्रबंधन हेतु वैज्ञानिक क्या सलाह देते हैं। सूकर पालन हमारे राज्य में सीमांत तथा भूमिहीन किसानों द्वारा छोटे पैमाने पर अपनाया जाता था, लेकिन अच्छे लाभ मिलने के कारण इसने बड़े व्यवसाय का रूप ले लिया है। परंतु हमारे ग्रामीण अंचल में आज भी सूकर पालकों ने इसे परंपरागत विधि से अपना रखा है। गर्भवती सूकर की खान पान की बात लें तो अधिकांश सूकर पालक सूकरों को केवल चराई पर ही छोड़ देते हैं और उन्हें अतिरिक्त आहार के नाम पर घर में ही बचा कुचा आहार थोड़ी मात्रा में दे देते हैं, जिससे कि गर्भवती सूकरों का विकास नहीं हो पाता एवं गर्भवती सूकर एवं शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। अतः गर्भवती सूकर की अच्छी बढ़वार के लिए इनके खान पान की व्यवस्था कैसे करनी है, इस विषय पर आज आपको सुव्यवस्थित जानकारी प्रदान कर रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल यादव। मादा सूकरी जो कि गर्भित होती है उसके प्रबंधन व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि वह अपने शरीर के साथ साथ अपने पेट में पल रहे बच्चों को भी उस समय पोषण देती है। तो इसलिए इस समय उसकी आहार व्यवस्था भी हमें विशेष रूप से सुनिश्चित करनी चाहिए। वैज्ञानिक आहार व्यवस्था सुनिश्चित करने से निश्चित ही जब मादा सूकर की जब प्रसूति की अवस्था आती है तो उससे न केवल मादा सूकर स्वस्थ रहती है बल्कि उससे पैदा होने वाले बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार से जो मादा सूकरी के लिए जो आहार व्यवस्था है जिसको कि हम संतुलित आहार बोलते हैं, बाजार में ये संतुलित आहार उपलब्ध होता है या विभिन्न अवयवों को मिलाकर भी हम इसके संतुलित आहार का निर्माण कर सकते हैं। इस आहार के जो मुख्य अवयव होते हैं उसमें मूंगफली की खली लगभग 12 किलोग्राम, अलसी की खली 3 किलोग्राम, मत्स्य चूर्ण जो कि मछली का चूरा होता है उसको हम 5 किलोग्राम तक इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मक्का या गेहूँ की दलिया उसको 30 किलोग्राम तक हम इसका प्रयोग करते हैं। गेहूँ की भूसी 25 किलोग्राम और चावल की भूसी भी 25 किलोग्राम तक हम इसका समावेश कर सकते हैं। इसलिए यदि हम देखें तो अगर हम इन सारे अवयवों को अगर हम संकलित करते हैं तो ये लगभग 100 किलोग्राम का एक संतुलित आहार बनता है। इस प्रकार का संतुलित आहार हम देकर अपने मादा सूकरी का जो स्वास्थ्य है उसको हम बनाए रख सकते हैं।
इसके सामान्य रूप से इस समय उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में यदि हम देखें तो गुड़ का हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि कहीं सीरा उपलब्ध होता है तो सीरे का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सीरा देने से हमारे जो मादा सुकरी होती है, जो ब्याने के करीब होती है, उसको उसके शरीर को काफ़ी ऊर्जा मिलती है और प्रसूति के बाद उसको जो शरीर में आने वाली कमजोरी आती है उससे वो निजात पा सकती है। आहार व्यवस्था सुनिश्चित करते ही हमारे जो मादा सुकरी होती है उसमें हम इस चीज़ की सुनिश्चितता कर लेते हैं कि उससे हमारा जो प्रसूति का समय है या ब्याने का जो समय है उसमें हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। गर्भित मादा को अन्य मादाओं से एडवांस स्टेज में, मतलब ब्याने से कुछ समय पूर्व, लगभग 15 से 20 दिन पूर्व, उसको एक अलग से बाड़े में उसको स्थानांतरित किया जाता है, जिसको कि हम फैरोइंग क्रेट बोलते हैं, यानी कि जिसमें वो अपने बच्चे को देती है। प्रसूति बाड़ा भी हम उसको कहते हैं हिंदी में। उसमें सर्वप्रथम हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके नीचे बिछावन इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जब मादा सुकरी वहाँ पर अपने बच्चे देती है तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो पाए। साथ ही साथ हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, प्रसूति बाड़े का निर्माण करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें साइड में एक ग्रिल लगाई जाती है। ग्रिल लगाने का उद्देश्य ये होता है कि चूंकि मादा सुकर का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है और एक बार में मादा सुकरी कम से कम 10 से 12 बच्चे देती है, तो उन बच्चों, जब वो मादा सुकरी बैठती है तो बच्चे कभी कभी उसके नीचे दब जाते हैं। दूध पीते समय बैठने पे वो बच्चे दब जाते हैं, जिससे उन बच्चों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए ये ग्रिल का निर्माण किया जाता है। ऐसा करने से जब मादा सुकरी बैठती है तो बच्चे भागकर अपनी उस ग्रिल के अंदर चले जाते हैं, जिससे वह अपनी माँ के नीचे दबने से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से बताए गए उपायों को यदि हमारे जो सुकर पालन से जुड़े हुए जो हमारे किसान भाई हैं उसको अंगीकृत करते तो निश्चित ही वे अपने मादा सुकरी से स्वस्थ बच्चे प्राप्त कर सकते हैं और वो मादा सुकरी भी आगे चलकर हमें स्वस्थ व अच्छे बच्चे अधिक समय तक हमें दे सकती है। अन्नदाता कार्यक्रम मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में जिन कृषकों ने नींबू के बाग लगाए हैं उनमें अभी फल बनने की अवस्था चल रही है और अधिक उपज लेने के लिए नींबू बाग में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को किया जाए, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए ये अंश। फल उद्यानिकी के अंतर्गत नींबू वर्गीय उद्यानों का विशेष महत्व है और इसके उद्यान प्रदेश में सामान्यतः देखने में आते हैं। हमारे जिन किसान भाइयों ने इसके उद्यान स्थापित कर रखे हैं उनमें वर्तमान में पुष्पन व फलन अवस्था चल रही होगी, अतः उन्हें चाहिए कि वो इन उद्यानों का प्रबंधन मौसम के अनुसार करें। चूंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में नींबू वर्गीय उद्यानों में कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे खरपतवार प्रबंधन, आवश्यकता अनुसार सिंचाई एवं पौध सुरक्षा उपाय आदि को अपनाना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं करने पर वृक्षों में अनेक प्रकार के रोगों के साथ साथ फलों के फटने एवं झड़ने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जो उत्पादन प्राप्त होता है वो भी निम्न गुणवत्ता युक्त होता है, जिसका हमारे किसान भाइयों को अच्छा बाजार भाव नहीं मिलता है और उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो नींबू उद्यानों में फलन अवस्था में कौन कौन से कार्यों को अपनाया जाए, आइए जानते हैं कि विषय विशेषज्ञ KS तोमर से। आज हम नींबू की खेती के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप नींबू की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें और उससे लाभ अर्जित कर सकें। तो किसान भाइयों, प्रारंभ में अभी नींबू की पेड़ों पर फल लगे हुए हैं और परिपक्व अवस्था पर आ रहे हैं, कुछ हरे हैं कुछ पीले हो रहे हैं। अगर नींबू के खेत में या पेड़ों में पानी की कमी है तो हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई करने के बाद तुरंत उसमें उथली जुताई करना चाहिए अथवा गुड़ाई करके समतल रखें। अधिक गहरी करने से उसकी जो खाद लेने वाली जड़ें रहती हैं वो कट जाती हैं, तो उन जड़ों को काटने से न्यूट्रिशन तत्व लेने में काफ़ी कठिनाई आती है। तो इस बात का भी इसमें ध्यान रखें। और
खासकर इस बात का ध्यान रखें कि नींबू के पेड़ के अंतर्गत उसके अंदर सूखी हुई शाखाएं, मरी हुई शाखाएं हैं, उनको सिकेटियर की सहायता से प्लेन कट लगाते हुए उन्हें अलग कर दें। और नींबू की फसल अधिक सुरक्षित रखने के लिए, मतलब उसके फल आकर्षित और चमकीले, तो इसमें किसान भाइयों देखा होगा कि पेड़ों, पत्तियों, तनों और फल के ऊपर खुरदरे और धब्बे उठे हुए से दाग पड़ जाते हैं। ये कैंकर रोग के कारण होते हैं। इससे उसकी नींबू की फल की गुणवत्ता कम हो जाती है और बाज़ार भाव में लोग उसे कम पसंद करते हैं। तो इसलिए इससे निजात पाने के लिए उसमें बोडो मिश्रण 1% बोडो मिश्रण का छिड़काव अवश्य करें। और इसके अलावा 1% स्टेप्टोसाइक्लिन का भी छिड़काव किया जा सकता है। और इसका उपयोग फल की जब अवस्था चना और मटर के दाने के समान रहती है, उसी अवस्था से इसका उपयोग प्रारंभ कर देना चाहिए। लगभग 2 या 3 स्प्रे करने से आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। दूसरा, इसमें जो इसका तना रहता है उसके ऊपर भी गोंदरत जैसी गोंद निकलना शुरू हो जाता है, उसकी छाल फटने लगती है। तो इसके बचाव के लिए उस पर बोडो पेस्ट का लेप करना चाहिए, जिससे इससे मतलब नींबू के पौधे सुरक्षित रहते हैं और उसकी जो तने की छाल है वो फटने से बच जाती है और उसमें गोंद वगैरह नहीं निकलता है। और जब वर्षा वगैरह होती है या विशेष तो उस समय इसके फल फट जाते हैं। तो फल फटने से भी बाज़ार में उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो इसको फल फटने से बचाने के लिए नियमित फल बनने के बाद नियमित सिंचाई रखें और सूक्ष्म पोषी तत्व हैं उनकी पहचान करके उस पर आवश्यकता रूप से उसका छिड़काव करें। तो इसमें जो आवश्यकता पड़ती है बोरोन, जिंक सल्फेट आदि की, तो बोरोन का 1% छिड़काव और जिंक सल्फेट का भी 1%, 1 से 2% छिड़काव सफिशिएंट है। ये लगभग 1 से 2 छिड़काव करना आवश्यक है, ये 15 दिन के अंतर से। इससे फल आपके सुरक्षित रहेंगे और उससे उचित फल वृद्धि भी होती है, फलों का विकास अच्छा होता है और फल आकर्षक और वजनदार और रसीले प्राप्त होते हैं। उसके बाद आपकी फसल जो परिपक्व अवस्था में आ रही है, उसको पकती हुई अवस्था में उसकी पिकिंग करते चलें और बाज़ार भाव के अनुसार उसको विक्रय के लिए पैकिंग करके उसको मंडियों में भेजते रहें, ताकि आपको उसका उचित पैसा मिलेगा और उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। ग्राम बांसी, जिला मधुबनी के कृषक अनुराग सिंह, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से अरहर की फसल में उठाव व मोजैक रोग से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनुराग जी, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अरहर में अभी जो पौधा सूखने वाली समस्या पूछा गया, या जो पत्तियां चितकबरे रंग की हो जाती हैं और हल्का पीलापन लिए हुए, पीला और हरापन लिए होती हैं, तो ये दोनों दो अलग अलग बीमारियां हैं। पहली बीमारी जो सूखने वाली समस्या अरहर में देखने को मिलती है, उसे हम उकठा के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में विल्ट कहते हैं। अगर उकठा बीमारी लग गई है तो इसे जब खरीफ फसल में यह बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके फफूंद जो होते हैं वो जमीन के अंदर हो। और जो मोजैक बीमारी लगती है या बंझा बीमारी, जिसे स्टैटिक मोजैक नाम जानते हैं, यह दोनों बीमारियां जो वायरस जनित होती हैं, इसका भी रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कीट के माध्यम से यह बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैले। तो दोनों बीमारियों की रोकथाम के लिए जो हमें चाहिए, शुरू में उपचार के रूप में या हमें बुआई के पहले जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए, अगर उस पर हम ध्यान दे देते हैं तो खरीफ फसल में इस तरह की समस्या नहीं है। जैसे उकठा बीमारी की बात नहीं करूँ तो उकठा बीमारी के लिए यदि आप जमीन का उपचार जो है किसी फफूंद नाशक दवा से
कर लेते हैं, जैसे वेस्टिन हुआ या बेलनेट हुआ, तो या PCNB नाम का फंगसनाशक दवा भी है। तो इनमें से अगर किसी भी दवा को आप ले लें, बेलनेट या वेस्टिन का अगर व्यवहार करना चाहें तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ से घोल बना करके आप जमीन की सतह का छिड़काव कर करके आप इसका उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ बीज का उपचार कर लेते हैं। तो जो उसके अंदर फफूंद हैं या जो जमीन के अंदर फफूंद हैं, तो एक तरह से बीज के ऊपर जो है एक लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिससे जो है हमारे पौधे को इस तरह के फफूंद जो है, जो नुकसानदायक फफूंद होते हैं, वह कुछ नहीं करते। दूसरी चीज किसान भाइयों, हमेशा जो है आप सर्टिफाइड सीड का व्यवहार करें, रोग मुक्त पौधों से बीज को कलेक्ट करें, और हमेशा जो है बात का ध्यान दें कि हमारा जो बीज है वह स्वस्थ हो, निरोग हो, बोल्ड हो, तो हम इस तरह से इसका रोकथाम कर सकते हैं। मोजाइक बीमारी या स्टेल्टी मोजाइक बीमारी के लिए अगर हम बात करें तो जैसा हमने कहा कि इसके लिए भी आप बीज का उपचार तो निश्चित रूप से करें ही करें। साथ ही साथ जो है जब खरीफ फसल में इस तरह बीमारी लग जाती है तो निश्चित रूप से इस तरह से आक्रांत पौधे जो होते हैं, ग्रसित पौधे जो होते हैं, उनको आप अपने खेत से बाहर निकाल कर कहीं दूर ले जाकर के जमीन के अंदर गाड़ दें, जिससे जो है पौधे जो मतलब जो हमारे रोगी पौधे हैं वो अगर खेत से निकल जाते हैं तो कीट अगर आपके खेत में आते भी हैं तो उससे रोग का फैलाव नहीं होगा। और साथ ही साथ जो है आप 1-2 मतलब कीटनाशक दवा जैसे मेटासिस्टाक्स हुआ या डाइमिथ्योट हुआ, इसको जो है 1 से 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप जब खेत में अपने खेत में देखें कि इस तरह के आक्रांत पौधे दिखाई दे रहे हैं, मोजाइक या स्टेल्टी मोजाइक, तो निश्चित रूप से आप इस दवा का व्यवहार करें। जो मोजाइक बीमारी का लक्षण हमने बताया कि चितकबरा की पत्तियां हो जाती हैं, और किसान भैया जो स्टेल्टी मोजाइक होती है तो स्टेल्टी की स्ट्रैंड हो जाना, बंझा हो जाना, इसे बंझा बीमारी कहते हैं। तो जो पौधा आक्रांत हो जाते हैं उसमें न फूल आते हैं न फली बनती है, और उसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं और पौधे टहनियों से चिपकी हुई जाती है और पीले रंग की हो जाती है, और दूर से ही आप देख सकते हैं कि पौधे की बढ़ना रुक जाती है। तो हम सब पहचान सकते हैं कि ये मोजाइक बीमारी है, स्टेल्टी मोजाइक बीमारी है। तो स्टेल्टी मोजाइक के लिए और मोजाइक के लिए हम कीटनाशक दवा का व्यवहार करेंगे ताकि बीमारी का फैलाव हम रोक सके, एक पौधे दूसरे पौधे फैल न सके, और रोगी पौधे को हम निश्चित रूप से खेत से बाहर निकाल कर जमीन के अंदर गाड़ दें। ग्राम फसिया, जिला कटिहार के कृषक लाल प्रसाद आप अन्नदाता निःशुल्क फोन सेवा के माध्यम से जौ की फसल में सामयिक शस्य कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, जिसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। जैसा कि हम देख रहे हैं किसान भाई, जो जौ की फसल है आजकल बहुत लाभकारी होती जा रही है, क्योंकि इसमें कम लागत में अच्छा उत्पादन मिलता है। तो उसमें हम देखें कि क्या क्या शस्य क्रियाएं की जाएं। जौ की फसल जैसा कि हमने पहले आपको बताया, इस समय लगभग 25 से 30 दिन की होने जा रही है, क्योंकि जो बुआई का इसका उचित समय था वो अक्टूबर का माह माना जाता है, एवं देरी से बुआई में भी जिसने की होगी वो नवंबर के प्रथम सप्ताह में कर दी होगी। तो इस तरह से जो फसल है वो 20 से 25 दिन 30 दिन की हो गई। अब उसमें देखें कि सिंचाई की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी होती जा रही है। उस दशा में जौ का अच्छा उत्पादन लेने के लिए जौ की फसल में 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन पर करना चाहिए। दूसरी सिंचाई जो है इसमें 60 से 65 दिन, और तीसरी सिंचाई जब फसल हमारी लगभग 80 से 85 दिन की हो जाए उस समय कर दें तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। सिंचाई में देखते हैं कि जो बॉर्डर विधि होती है जिसमें बड़े बड़े क्यारे बना के लगाई जाती है वो उपयुक्त मानी जाती है, और जब सिंचाई लगाएं तो खेत में ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। मानते हैं कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का पानी लगाएं, और यदि कहीं ज़्यादा भर जाता है तो उसको जल निकास या नाली द्वारा पानी को निकाल देना चाहिए, नहीं तो फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इसके उत्पादन पर। इसके अलावा हम देखें कि खरपतवारों की विशेष समस्या किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में देखी गई है। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम इसमें या तो आपने बुवाई के समय जैसे कि पेंडीमेथिलिन हमने आपको बताया कि 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपने बुवाई के दूसरे दिन छिड़काव किया होगा। यदि नहीं कर पाए हैं आप किसी वजह से, तो जो खरपतवार होते हैं इसमें उनके नियंत्रण के लिए हम कह रहे हैं कि या तो आप शुरू में
एक निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, जहां पर मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो वहां पर ये भी कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो रासायनिक दवाओं में आइसोप्रोटोन की 1 kg मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब फसल आपकी पहला पानी लग जाए उसके बाद 35 दिन की हो उस समय डालें। या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उसमें 2,4-D नामक जो खरपतवार नाशी रसायन है चौड़ी पत्ती के लिए, उसका छिड़काव किया जा सकता है। उसकी 600 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयुक्त है और उसका स्प्रे करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो भी खरपतवार हैं उनसे फसल पूर्णतः मुक्त होगी और खरपतवारों द्वारा जो हानि होती है वो फसल को हानि नहीं होगी। इसके बाद देखें कि खाद और उर्वरक की बात करते हैं। खाद उर्वरक में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की विशेष आवश्यकता है। नाइट्रोजन है वो लगभग 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के देने से बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटास की संपूर्ण मात्रा आपने बुवाई के समय इसमें उपयोग की होगी, चाहे वो छिड़काव विधि से या जो फर्टी सीड ड्रिल होती है उस सीड ड्रिल में खाद और बीज साथ साथ पड़ते हैं अलग अलग बॉक्सों के द्वारा, तो वो डाल दी होगी। शेष जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 2 हिस्सों में बांटकर इसमें दें। पहली सिंचाई के जब खेत चलने योग्य हो जाता है, जब उसमें उपयुक्त नमी हो, उस समय छिड़काव कर दें 30 किलोग्राम जो प्रति हेक्टेयर है वो मात्रा, और दूसरी सिंचाई के समय शेष बची हुई 30 किलोग्राम मात्रा जो नाइट्रोजन की है यूरिया के द्वारा हम छिड़काव करके उसको देना चाहिए, तो आप अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए कृत संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।